नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर और बीए पार्ट थर्ड ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए रखी गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है मार्क्सवाद। 19वीं शताब्दी में जर्मनी में कार्ल मार्क्स और एंजल्स नामक दो महान विचारक हुए। इन दोनों ने मिलकर दर्शन, इतिहास, समाजशास्त्र, विज्ञान, अर्थशास्त्र और विविध समस्याओं के संबंध में एक सुनिश्चित विचारधारा और एक दृष्टिकोण विश्व के सामने प्रस्तुत किया। इसी दृष्टिकोण और विचारधारा को मार्क्सवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें वैज्ञानिक समाजवाद एवं दार्शनिक पहलू का चिंतन मुख्य रूप से एंजल्स ने किया और राजनीतिक पहलू का चिंतन मुख्य रूप से मार्क्स ने किया। अब हम देखते हैं कि मार्क्स के दर्शन के जो स्रोत हैं वो कौन कौन से हैं। मार्क्स के दर्शन पर किन किन बातों का प्रभाव पड़ा। पहला है जर्मन विद्वानों का प्रभाव। मार्क्स ने समाज के विकास के लिए हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति को अपनाया। उन्होंने युवा हीगलवादी फायरबाख से भौतिकवाद का विचार लिया। दूसरा है ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों का चिंतन। मार्क्स ने ब्रिटिश अर्थशास्त्रियों एडम स्मिथ, रिकार्डो आदि से श्रम के मुख्य सिद्धांतों को अपनाया। इसी श्रम के मुख्य सिद्धांत के आधार पर उन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तीसरा है फ्रेंच समाजवादियों का चिंतन। फ्रांस में सेंट साइमन, चार्ल्स फोरियर आदि चिंतकों ने समाजवाद का प्रतिपादन किया था। उसका स्वरूप काल्पनिक था, तथापि वह अपने चरित्र से क्रांतिकारी था। उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व का सिद्धांत, श्रमिकों का उत्पादन और उनका शोषण करने वाले वर्ग के विनाश का सिद्धांत और वर्ग विहीन समाज की स्थापना का विचार आदि मार्क्स ने फ्रांसीसी चिंतन से ग्रहण किया। मार्क्स के चिंतन पर सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि तत्कालीन समय में जो पूंजीवादी समाज के शोषणवादी चरित्र ने भी मार्क्स को क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार से मार्क्स के दर्शन पर बहुत से परिस्थितियों और विचारों का प्रभाव पड़ा। अब हम देखेंगे कि मार्क्स की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। पहला है द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, ये 1844 में आई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये 1848 के समय प्रकाशित हुई। दास कैपिटल, द सिविल वॉर। दास कैपिटल 1867 की रचना है। इसके अंतर्गत मूल आर्थिक नियमों का विश्लेषण किया गया है। द जर्मन आइडियोलॉजी, ये 1845 की बुक है। इसके अंतर्गत द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया गया है। द पुअर्टी ऑफ फिलॉसफी, इसमें मार्क्स ने वर्ग की सकारात्मक परिभाषा दी। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो 1848 में आई, उसे मार्क्सवाद की बाइबल भी कहा जाता है। यह भी मार्क्स की महत्वपूर्ण पुस्तकों में से एक है। अब हम यह देखने का प्रयास करेंगे कि मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी क्यों कहा जाता है। क्योंकि मार्क्स से पूर्व के जो विचारक थे उन्होंने आर्थिक विषमता के स्थान पर समाज में धन के न्यायोचित वितरण पर बल दिया, और किंतु उन्होंने यह नहीं बताया कि विषमता किन कारणों से उत्पन्न होती है और उसका उत्पादन की विधियों के साथ क्या संबंध है। उन्होंने समाज की प्रगति और विकास के नियमों को समझाने का प्रयास नहीं किया। इन लेखकों ने परिवर्तित और घटना चक्र की न तो कोई व्याख्या प्रस्तुत की और न ही विद्यमान व्यवस्था को सुधारने के लिए कोई क्रियात्मक और या व्यवहारिक दर्शन प्रस्तुत किया। इसलिए मार्क्स से पूर्व के जितने भी समाजवादी विचारक हैं उन्हें स्वप्नलोकीय समाजवादी विचारक कहा जाता है। वेबर उन्हें सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की। उन्होंने वेबर ने कहा स्वप्नलोकीय समाजवादियों के संदर्भ में कि उन्होंने सुंदर गुलाब के फूलों की कल्पना तो की, परंतु गुलाब के फूलों की कल्पना के पश्चात उन्होंने वृक्षों के लिए कोई धरती तैयार नहीं की। इसलिए मार्क्स स्वयं को वैज्ञानिक समाजवादी कहते थे, क्योंकि मार्क्स ने समाज विकास के ठोस नियम ढूंढे। वे इस आधार पर समाज का विश्लेषण किया, फिर भविष्यवाणी भी की। मार्क्स से पूर्व किसी भी विचारक ने भविष्यवाणी के बारे में बात नहीं की। मार्क्स ने कहा था कि जिस तरह से सामंतवाद आया, किंतु पूंजीवाद के आने के बाद सामंतवाद गया, उसी प्रकार से पूंजीवाद जाएगा और साम्यवाद आएगा। उन्होंने
जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या है उसके माध्यम से वर्ग सिद्धांत प्रस्तुत करने का प्रयास किया और उन्होंने बताया कि समय में वर्ग विद्यमान रहा और पूंजीवादी और मजदूरों के संघर्ष के माध्यम से उन्होंने वर्ग संघर्ष के सिद्धांत को स्पष्ट किया और वर्ग संघर्ष के पश्चात उन्होंने कहा कि पूंजीवाद जाएगा और साम्यवाद आएगा, खूनी क्रांति होगी और इस प्रकार की उन्होंने भविष्यवाणी की और उन्होंने वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की कल्पना की जिसमें शोषण का कोई स्थान नहीं होगा। इस प्रकार से मार्क्स ने आर्थिक विषमता के कारणों को भी स्पष्ट किया और वर्ग संघर्ष के कारणों को स्पष्ट किया। आर्थिक विषमता और वर्ग संघर्ष के उन्मूलन के उपाय भी उन्होंने प्रस्तुत किए और भविष्यवाणी कर उन्होंने साम्यवाद की स्थापना की घोषणा की कि भविष्य में राज्य जैसे शोषणकारी यंत्र का विनाश होना सुनिश्चित है, पूंजीवाद का उन्मूलन हो जाएगा और वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना होगी जिसमें शोषण को किसी भी प्रकार का स्थान नहीं होगा। इसलिए मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवादी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने केवल काल्पनिक दर्शन प्रस्तुत नहीं किया वरन उन्होंने समाज विकास के ठोस नियम ढूंढे, वे इन नियमों के आधार पर समाज का विश्लेषण किया और भविष्यवाणी की। आज की कक्षा यहीं तक, धन्यवाद।